नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक जांच पड़ताल की गहराई में उतरने वाले हैं। इसकी अगुवाई की थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ये एक ऐसी मान्यता की कहानी है जो हमारे समाज में बहुत गहरे तक बसी हुई है। और अम्बेडकर ने एक जासूस की तरह सच को सामने लाने के लिए सबूतों को खंगाला था। तो कहानी का सेंटर पॉइंट है एक पवित्र पशु यानी गाय और उससे जुड़ा एक बहुत ही बड़ा दावा। अब सवाल ये है कि गाय को ये पवित्र दर्जा आखिर मिला कैसे और क्या सदियों से चली आ रही शुद्धता का दावा वाकई सच है। चलिए अंबेडकर के साथ इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है एक खास दावे से। ये दावा किया था उच्च जाति के ब्राह्मणों ने, और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं थी, बल्कि ये उनकी सामाजिक पहचान और श्रेष्ठता का आधार था। तो ये है वो दावा जो पूरे मामले की जड़ है। हम श्रेष्ठ और शुद्ध हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी गोमांस नहीं खाया। गाय हमारे लिए हमेशा से पवित्र रही है। अब सोचिए, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था और अंबेडकर ने इसे सिर्फ एक आस्था का सवाल मानकर नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने तय किया कि इसकी ऐतिहासिक सच्चाई को परखा जाएगा। तो अब इस कहानी में हमारे जासूस डॉक्टर अंबेडकर की एंट्री होती है, और उनका तरीका बड़ा अनोखा था। उन्होंने लोगों की कही सुनी बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि वो सीधे पहुंचे ओरिजिनल सोर्स तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डिटेक्टिव सबूतों की तलाश करता है। अंबेडकर का जो मेथड था वो अपने आप में ही एक क्रांति थी। उन्होंने किसी और की बताई बात पर भरोसा करने के बजाय सीधे हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथों वेद, ब्राह्मण और सूत्रों को खंगालना शुरू कर दिया। उन्होंने इन धर्म ग्रंथों को एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ा, जिनका एनालिसिस किया जा सकता था। और पता है उन्हें पहला बड़ा सबूत क्या मिला? वो जुड़ा था एक बहुत पुराने और जरूरी रिवाज से, एक ऐसा नियम जो मेहमान को दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान से जुड़ा था। इस रिवाज का नाम था मधुपर्क। ये एक बहुत ही खास प्राचीन सेरेमनी थी। ये तब की जाती थी जब कोई बहुत ही सम्मानित मेहमान, जैसे कोई राजा, कोई गुरु या महान ऋषि घर पर आते थे। ये सिर्फ एक दावत नहीं थी, बल्कि इज्जत देने का सबसे बड़ा तरीका था। तो ये मधुपर्क होता कैसे था? स्टेप 1, कोई वीआईपी गेस्ट घर आता है। स्टेप 2, मेजबान को अपनी सबसे ज्यादा इज्जत दिखाने के लिए एक स्पेशल खाना बनाना होता है। और स्टेप 3, और यही सबसे चौंकाने वाला पॉइंट है, पुराने कानूनों यानी गृह सूत्रों के मुताबिक ये जरूरी था, मतलब कंपलसरी था, कि इस खाने में गाय का मांस शामिल हो। जी हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं था, ये नियम था। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था? देखिए, उस जमाने में गाय सबसे कीमती चीजों में से एक होती थी, तो किसी मेहमान के लिए एक कीमती गाय की बलि देना सम्मान का सबसे ऊंचा लेवल माना जाता था। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज हम किसी खास मेहमान के लिए अपनी सबसे महंगी डिश परोसते हैं। लेकिन अंबेडकर की जांच यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें एक और भी ज्यादा डायरेक्ट सबूत मिला। ये एक बहुत ही आदरणीय ऋषि का पर्सनल कबूलनामा था। अब सवाल ये था कि क्या ये रिवाज सिर्फ आम लोगों के लिए था? उस दौर के जो सबसे बड़े ऋषि मुनि थे, वो खुद गोमांस खाने के बारे में क्या सोचते थे? क्या वो इसे खाते थे? और यहीं पर अंबेडकर को वो सबूत मिला जिसे स्मोकिंग गन कहते हैं। जब महान ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा गया कि क्या वो गोमांस खाते हैं, तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने साफ साफ जवाब दिया, मैं इसे खाता हूं, बशर्ते ये नरम हो। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? यही कि अगर उस दौर के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित ऋषियों में से एक न सिर्फ गोमांस खाते थे, बल्कि ये भी बताते थे कि उन्हें कैसा पसंद है, तो फिर ये दावा कि हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया अपने आप ही गलत साबित हो जाता है। केस लगभग सॉल्व हो चुका था। इस पूरी बात को और आसानी से समझने के लिए शाकाहारी प्रिंसिपल का ये उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक प्रिंसिपल स्टेज पर भाषण दे रहा है, हमारा स्कूल हमेशा से वीगन रहा है, हमने कभी मांस नहीं परोसा। लेकिन स्कूल की लाइब्रेरी में 50 साल पुराना मेन्यू मिलता है जिस पर लिखा है फ्राइडे स्पेशल बीफ बर्गर। और ये उदाहरण अंबेडकर के तर्क को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। उनका पॉइंट ये था कि एक समूह ने इतिहास में बाद में आकर एक आदत छोड़ दी, लेकिन फिर खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए उन्होंने इतिहास को ही बदलने की कोशिश की और ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने वो काम कभी किया ही नहीं था। तो चलिए
अब हम इस इन्वेस्टिगेशन के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि इस ऐतिहासिक झूठ के टूटने का आखिर मतलब क्या है। तो ये सब इतना मैटर क्यों करता है? पहला, ये दिखाता है कि समाज के दो ग्रुप्स के बीच खाने पीने का जो फर्क है वो समय के साथ बनाया गया एक हिस्टोरिकल इन्वेंशन था, कोई हमेशा से चला आ रहा धार्मिक सच नहीं। दूसरा, इससे ये भी पता चलता है कि गाय की पवित्रता का मतलब ही बदल गया। पहले वो देवताओं के लिए सबसे अच्छा बलिदान थी और बाद में ऐसी पवित्र हो गई जिसे छू भी नहीं सकते। और सबसे ज़रूरी बात, ये उस सामाजिक भेदभाव की नींव पर ही सवाल उठाता है, जिसके तहत एक समूह को उस काम के लिए बुरा कहा गया जो उनके आरोप लगाने वालों के पूर्वज खुद किया करते थे। और आखिर में अंबेडकर हमें इस एक बहुत ही ताकतवर और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर दोनों समूहों के पूर्वज एक जमाने में एक ही रिवाज को मानते थे, तो फिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि बाद में एक समूह को उसी रिवाज को जारी रखने के लिए सजा दी गई और उसे नीचा दिखाया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है और हमें इतिहास, पावर और न्याय के बारे में कुछ कड़वे सच का सामना करने पर मजबूर करता है।